ये कहानी एक डॉक्टर की मौत की नहीं है, ये कहानी है उस पल की जब सच को भी मौत आ गई, जब डॉक्टर की लाश तो मिली लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इंसाफ की आत्मा नहीं थी। आज हम आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट की दो अलग शक्लें नहीं दिखाएंगे, हम आपको एक ऐसा आईना दिखाएंगे जिसमें इस देश की सबसे खौफनाक हकीकत है। जब डॉक्टर ही डॉक्टर का सच छुपाने लगे, उदयपुर के आरएनटी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर रवि शर्मा की मौत हो गई। कहा गया करंट से झुलस गए। अब सवाल यह है, झुलसे कौन, रवि या फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट की सच्चाई? स्थानीय पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जयपुर जांच टीम की रिपोर्ट दिखाती है जिसमें कुछ अंतर चिन्हित है। जी हां, एक ही शरीर, एक ही मौत, लेकिन दो पोस्टमार्टम रिपोर्ट। काफी लंबे समय से हॉस्पिटल प्रेमाइसिस के अंदर एक आंदोलन चल रहा है रेजिडेंट डॉक्टर के द्वारा, क्योंकि डॉक्टर रवि शर्मा जो हैं उनकी आकस्मिक कारणों से मृत्यु हो गई। क्या कारण रहे, क्योंकि आप भी प्राचार्य हैं और एक शहर का बड़ा नाम है, और इस जो मृत्यु हुई उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, अभी पिछले बृहस्पतिवार को 19 तारीख को सुबह जो है वो डॉक्टर रवि शर्मा हमारे पीजी हॉस्टल के अंदर चौथी मंजिल पे 1:30 बजे जो है वो मृत पाए गए जी। और उनको जो है वो तुरंत लेकर के इमरजेंसी के अंदर आया। वहाँ कोशिश भी करी रेसिसिटेट करने की, पर उनको बचाया नहीं जा सका। तो एक बहुत ही दुखदपूर्ण और मैं ऐसा कहूँगा बहुत सदमे वाली घटना है कि हमारे बीच में से एक युवा होनहार चिकित्सक अब नहीं रहे। तो आरएनटी मेडिकल कॉलेज और पूरा परिवार इस चीज़ के लिए अपनी संवेदनाएं प्रकट करता है कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है और एक युवा चिकित्सक को असमय ही जो है वो काल कलवित होना पड़ा। जी, प्रथम दृष्टया आपको क्या लगता है कि क्या कारण रहे होंगे मृत्यु के? देखिए, ये एक जिस परिस्थितियों में इनकी मृत्यु हुई वो एक पूरे इन्वेस्टिगेशन का जो है वो एक सबब बनता है, और इसी दृष्टि से जो है वो हमने तुरंत ऑर्डर करके एक हाई लेवल पोस्टमार्टम बोर्ड का गठन किया था और उन्होंने उस बॉडी का पोस्टमार्टम करके अपनी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट दी जी। और उस प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में भी उन्होंने ये चीज़ लिखी कि जो विसरा और जो ब्लड के सैंपल्स वगैरह जो फॉरेंसिक लैब भेजते हैं, एफएसएल भेजते हैं जी, उनसे रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात जो है वो इसको फाइनल रिपोर्ट जो है वो दी जाएगी जी। इस रिपोर्ट के ऊपर जो है वो उनकी फैमिली ने थोड़ा सा जो है वो ऐतराज़ किया। मतलब एफएसएल की रिपोर्ट आई भी नहीं थी और फैमिली ने ऐतराज़ कर दिया। जी जी। एफएसएल बता पाएंगे जो पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उसमें कौन कौन से डॉक्टर शामिल थे? हाँ बिल्कुल, पहले वाली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हमारे जो फॉरेंसिक मेडिसिन विभाग के जो विभागाध्यक्ष हैं डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी वो थे। उनके साथ के अंदर फॉरेंसिक विभाग में ही कार्यरत जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर हेमंत शांडिल्य थे। तो ये दो लोग तो फॉरेंसिक से थे और फिर भी चूंकि ये एक हाई प्रोफाइल केस था तो हमने जो है वो दो अन्य जो हमारे प्रोफेसर्स हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मेडिसिन के डॉक्टर ओपी मीणा जी और प्रोफेसर जो हैं वो डॉक्टर मुक्ता सुखाड़िया जो सर्जरी की प्रोफेसर हैं, इन लोगों को हमने 4 लोगों का, वैसे यूजुअली 3 लोगों का मेडिकल बोर्ड बनता है पर हमने फिर भी इस केस की जो है वो उसको संवेदनशीलता को देखते हुए हमने 4 लोगों का जो है वो बोर्ड बनाया। और बोर्ड ने जो है वो कोई भी चीज़ का जो है वो खुलासा बोर्ड ने जो है वो अपने ओपिनियन रिजर्व रखा, ये कह करके कि एफएसएल की रिपोर्ट और हिस्टोपैथोलॉजी की रिपोर्ट से जो हमें सहायता मिलेगी उससे हम फाइनल ओपिनियन दे जाएंगे। फाइनल ओपिनियन बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी तक एफएसएल की रिपोर्ट नहीं है? एफएसएल की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, उसमें समय लगता है जी जी। उसमें करीब 1.5 से 2 हफ्ते तक लगते हैं जी जी। मतलब उसका तो इंतजार करना ही पड़ेगा किसी व्यक्ति को अगर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पर उससे पहले भी जब उन्होंने दोबारा रीपोस्टमार्टम की बात करी तो भी हमने जो है वो कलेक्टर साहब से रिक्वेस्ट करके रीपोस्टमार्टम के लिए हमने उनको जल्दी करने के लिए कहा, क्योंकि अगर जुडिशरी के थ्रू अगर होता है तो उसमें थोड़ा समय लग सकता है। पर चूंकि मामला संवेदनशील था और एक युवा चिकित्सक की हमारे यहाँ मौत हुई थी तो डीएम साहब ने बहुत ही संवेदनशीलता दिखाते हुए कलेक्टर साहब ने उसे इमीडिएटली अपने खुद के पावर को यूज करते हुए रीपोस्टमार्टम करने की जो है उन्होंने कहा। और जयपुर एसएमएस से टीम आई, उन्होंने भी रीपोस्टमार्टम किया है, लेकिन उन्हीं दोनों पोस्टमार्टम की रिपोर्ट लगभग एक जैसी है क्योंकि उनका ओपिनियन एक जैसा है। वो भी यही कह रहे हैं, दूसरी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी यही कह रही है कि एफएसएल से जब हमको टिश्यू और हमारे जो है वो ब्लड की रिपोर्ट मिल जाएगी तभी हम फाइनल ओपिनियन पे पहुंच सकेंगे जी। एसएमएस से आई हुई टीम का गठन किसके द्वारा किया गया? कलेक्टर साहब की अनुशंसा के ऊपर जो है वो प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक एसएमएस मेडिकल कॉलेज। ओके जी।
मतलब उसमें RNT मेडिकल नहीं, RNT मेडिकल कॉलेज का कोई लेना देना नहीं उसमें। सीधे जो है वो जब हमारे कलेक्टर साहब ने अनुशंसा की तो शासन ने वहाँ से निर्देश दिए प्रिंसिपल जयपुर को, तो उनके उसके ऊपर जो है वो मेडिकल बोर्ड की टीम हमारे यहाँ पर आई। जी अच्छा, अब एक बात बताएं कि क्योंकि आप भी एक सीनियर डॉक्टर हैं और लंबे समय से उदयपुर में एक ख्यातिमान नाम आपका भी है, क्या आपको लगता है कि डॉक्टर रवि शर्मा जो थे उनकी मृत्यु प्रथम दृष्टया ऐसा आपको लगा कि करंट की वजह से हुई? देखिए, ये अभी इस चीज़ पे कोई फाइनल बात बोलना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये सारा मामला जो है वो अब एक सघन जांच का विषय है, जिस पे हमारे कलेक्टर साहब ने ऑलरेडी एक हाई लेवल कमेटी का गठन करके और इसको जांच के लिए जो है वो ऑर्डर कर दिए हैं। तो इससे देखिए अब वो क्या मामला था और एग्जैक्टली वहाँ पर क्या हुआ, ये तो सभी लोग एक कयास ही लगा रहे हैं। जी, जो भी मामला है, मेरा सिर्फ ये कहना है कि आप इसको इस तरह से समझें कि जब इतनी हाई लेवल कमेटी जो है वो इस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है और सारा जो विसरा है और सब चीज़ें जो है वो FSL जा चुकी है, तो इन दोनों पे हमको विश्वास करना चाहिए जी। और जो भी रिपोर्ट आती है वो स्वीकार्य होनी चाहिए जी, दोनों पक्षों को स्वीकार होनी चाहिए जी। तो हम इसी चीज़ का इंतजार कर रहे हैं कि कब ये जो है वो हाई लेवल कमेटी यहाँ इन्वेस्टिगेट करे इस केस को, और जैसे ही जो रिपोर्ट आवे पोस्टमार्टम बोर्ड की, उसके हिसाब से शासन अपने आप निर्णय लेगा जी। अब डॉक्टर रवि शर्मा हमारे बीच नहीं हैं, उनकी सिर्फ यादें हमारे बीच हैं, पर ऐसे कई रवि हैं जो अभी भी हॉस्पिटल के अंदर भर्ती हैं, जिनके परिजनों को पूरा भरोसा है कि डॉक्टर साहब आएंगे और हमारे मरीज को स्वस्थ करेंगे, उसको सही करेंगे, पर रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल होने के कारण रोज़ परिजन किसी न किसी अपने को यहाँ पर खो रहे हैं। कितना दुखद इस घड़ी को मानते हैं? देखिए, ये बहुत ही दुखद घड़ी है एक चिकित्सक के लिए। ये एक बहुत ही पीड़ादायक, हमारे खुद के लिए एक बहुत ही पीड़ादायक समय रहा है कि रेजिडेंट डॉक्टर्स की स्ट्राइक होने से हमारे पास में डॉक्टर्स की कमी है, और निश्चित रूप से ये स्वास्थ्य सेवाओं पे इसका असर पड़ता है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमने CMHO साहब से, जॉइंट डायरेक्टर साहब से, आसपास के सब जो हमारे मेडिकल एंड हेल्थ के डॉक्टर्स हैं वो भी हमारी मदद कर रहे हैं। हमने हमारे जो मेडिकल कॉलेज की फैकल्टी है उनको भी हमने उसमें हमारे क्लिनिकल काम में यूज़ कर रहे हैं, पर फिर भी हम जो है वो इनकी कमी को पूरा नहीं कर सकते। तो मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से रेजिडेंट डॉक्टर से पुनः ये निवेदन करता हूँ, अपील करता हूँ कि वो कम से कम मानवता के नाते, क्योंकि देखिए अब जो भी अभी आज की तारीख में जो भी स्थिति है वो अब शासन के पाले में है जी, वो FSL के पाले में है जी। तो जब भी रिपोर्ट आएगी और जो भी इसके दोषी होंगे उनको शासन दंड देगा। अब वो कोई मेडिकल कॉलेज प्रशासन के हाथ में थोड़ी कोई चीज रह गई है इस वक्त। तो जो भी उनकी मांगे थी वो सब शासन ने मानी है, और जो भी वाजिब मांगे हैं उन सब को उन्होंने पूरा किया है। तो मैं उनसे यही अपील करता हूं कि एक चिकित्सक, होनहार चिकित्सक तो अब हमारे बीच नहीं रहा, पर अगर वो अपनी हठ धर्मिता रखेंगे तो जैसा आपने कहा कि कई लोग जो है उनकी जान सांसत में आ जाएगी। तो आपके चैनल से मैं उनसे विनम्र अपील करता हूं कि वो इस मौके की नजाकत को समझें और तुरंत काम पे लौटें, जिससे कि वापस हमारी चिकित्सा व्यवस्था एक पटरी पे आ सके और हमारे इन रोगियों को, जो कि इतना बड़ा जनजाति बहुल्य एरिया है, पूरा की पूरा मेवाड़ संभाग हमारी तरफ देखता है, RNT मेडिकल कॉलेज की तरफ देखता है अपने इलाज के लिए। तो उसी में हम तभी सक्षम हो सकेंगे जब हमारे ये रेजिडेंट डॉक्टर्स वापस अपनी हड़ताल तोड़ करके और काम पे आएंगे जी। सर, एक मुख्य प्रश्न आपसे ये था कि क्या वाकई में इस हॉस्पिटल जो परिसर है इसमें कहीं दुरुस्ती की आवश्यकता है? क्योंकि पुराना कैंपस है, बट ऑब्वियस सी बात है कि दीवारों में सीलन भी होगी, कई बार करंट जैसी स्थिति भी उत्पन्न होती होगी, तो आपको लगता है कि इसकी पूरी देखरेख की आवश्यकता है? देखिए, आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे इस पूरे कैंपस की, चाहे वो सिविल वाला कार्य हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक वाला कार्य हो, हमारे PWD के इंजीनियर्स बड़ी मुस्तैदी के साथ में और पूरी मेहनत के साथ में करते हैं। आपने ये सही कहा कि चूंकि पुरानी बिल्डिंग्स हैं इसलिए उनमें बार बार जो है वो रिपेयर्स की जो है वो आवश्यकता आती रहती है, पर उस रिपेयर के कार्य में, उन सभी चीज़ों में हम कभी कोई कोताही नहीं बरतते, क्योंकि वो हमारी तो स्टूडेंट्स हैं, हमारी तो बच्चे हैं। अगर वो ढंग से नहीं रहें, ढंग से नहीं खाएं तो वो क्या काम कर पाएंगे? तो हम पूरी ये कोशिश करते हैं, हमारी PWD की इलेक्ट्रिकल और सिविल विंग बराबर टाइम टू टाइम काम करती है, वो मेंटेनेंस करती है। एक और मैं आपको जानकारी देना चाहता था कि PWD को इसमें थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमारे शासन सचिव महोदय ने
पीडब्ल्यूडी के एसीएस साहब के साथ मिलकर के अभी कुछ समय पहले ही एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी थी और उसके अंदर पीडब्ल्यूडी को हर एक अस्पताल में, मेडिकल अस्पताल में एक राउंड द क्लॉक एक चौकी बनाने के लिए निर्देश दिए गए हैं, जिसके अंदर प्लम्बर्स, इलेक्ट्रीशियंस, कारपेंटर्स, मैसन्स 24 घंटे वहाँ रहेंगे। अच्छा। और ये सब काम जब दिया गया पीडब्ल्यूडी को, तो उसके साथ में पीडब्ल्यूडी को ये भी निर्देश दिया गया अभी 1 महीना पहले कि सारे के सारे कैंपस की, जिसमें हमारा मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग, हमारे अस्पतालों की बिल्डिंग, हमारे हॉस्टलों की बिल्डिंग, उसका सघन निरीक्षण करके और सारे काम को जो है वो बिल्कुल एक लिस्ट में ले लें, जिसमें टॉप प्रायोरिटी जो इमीडिएट करना है, लॉन्ग टर्म प्रायोरिटी जो बाद में धीरे धीरे करा जा सकता है मेंटेनेंस के हिसाब से, वो सारा का सारा खाका तैयार है और शासन को सबमिट हो चुका है। पीडब्ल्यूडी को इस कार्य के लिए जितने भी पैसों की जरूरत है उन सबको कैलकुलेट करके आरएमआरएस से वो सारे पैसे पीडब्ल्यूडी खाते में ट्रांसफर हो चुके हैं, टेंडर्स फ्लोट हो चुके हैं और इस हफ्ते ही आप देखना वो टेंडर्स जब फलीभूत हो जाएंगे तो एजेंसियां काम शुरू कर देंगी जी। अब तो और ही बेटर जो है वो मेंटेनेंस और करने के लिए हमारे शासन सचिव ने जो ये प्रबंध कर दिया है। अब तो कोई भी छोटी मोटी कमी हम पहले भी नहीं रखते थे और अब तो पीडब्ल्यूडी पूरी तरह से उसके रिस्पॉन्सिबल हो गया, उनको पूरी तरह से एम्पावर कर दिया कि किसी भी तरह से जो है वो कहीं कोई फॉल्ट ही नहीं रहे। अंतिम और आखिरी प्रश्न आपसे कि रेजिडेंट डॉक्टर का बार बार ये आरोप है कि भाई हॉस्पिटल प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार है और उनकी मांगे नहीं मानी जा रही, इस सारी विषय पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं सिर्फ ये चीज़ कहूँगा, ये मामला अब शासन के अधीन है, उनकी न्यायिक इंक्वायरी चल रही है, एफएसएल की रिपोर्ट एवेटेड है। उन सब के साथ में जो प्रशासन इस कमी पेशी में जो भी अगर कुछ प्रकरण के अंदर कोई भी व्यक्ति इसमें अगर लिप्त पाया गया है तो प्रशासन उसके अगेंस्ट कार्रवाई करेगा जी, क्योंकि चूंकि ये संज्ञान प्रशासन ने ऑलरेडी ले लिया है और वो सब चीज चल रही है, तो इसके अंदर अभी कॉलेज प्रशासन तो किसी तरह से कोई कार्रवाई करने के उसमें है ही नहीं। तो भी हमने जो है वो अभी हमारे वार्डन, हमारे चीफ वार्डन वगैरह जो भी उस समय, उनको अभी हमने उस कार्य से मुक्त किया है और दूसरों को उसकी चीज की जिम्मेवारी दे दी है ताकि बच्चों को किसी तरह का कोई संशय नहीं रहे। जी जी। क्या इनकी मांगे मान ली गई है जो कंपनसेशन की मांगे कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। कंपनसेशन के लिए हमारे कलेक्टर साहब ने जो है वो शासन को एक रिकमेंडेशन लिख दी है जी। इसी तरह से जो इनकी जो विडो वाइफ है, विधवा जो पत्नी है, उनकी नौकरी के लिए कलेक्टर साहब ने खुद संवेदनशीलता दिखाते हुए उसको अतिशीघ्र नौकरी दिलाने का जो है वो वादा किया है जी। इसी प्रकार से उन्होंने पोस्टमार्टम के लिए कहा था, वो सब चीज हो गई। तो फिर अब देरी किस चीज की? मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको इस पद से हटाने के लिए बिल्कुल आमदा है? देखिए, अब मैं ये तो कुछ नहीं कह सकता, जो उनकी मांगे हैं वो सब पूरी हो गई हैं और अब मैं यही उनसे निवेदन करता हूं कि वो अब संवेदनशीलता दिखाते हुए और ये चीज देखते हुए कि अब जो एफएसएल रिपोर्ट आने का इंतजार, एफएसएल व्यक्ति तो नहीं समझता ये सारी एफएसएल रिपोर्ट आने का इंतजार करें और सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे मैटर की इंक्वायरी की रिपोर्ट आने का इंतजार करें। उसमें अपने आप ही जो है वो दोषी सामने चिन्हित हो जाएगा और उसको शासन दंड देगा जी। तो ये चीज तो बिल्कुल ऑब्वियस ही है। फिर भी अगर कुछ हट तरबिता है तो भगवान उनको सद्बुद्धि दे। उदयपुर की लोकल रिपोर्ट क्या कहती है? जयपुर से आई टीम की रिपोर्ट क्या बोलती है? डॉक्टर रवि शर्मा की प्रथम और द्वितीय पोस्टमार्टम रिपोर्ट का आमने सामने तुलनात्मक विवरण पेश है आपके सामने। उदयपुर की रिपोर्ट कहती है कि दाहिने पैर के नीचे के तीसरे भाग पर 4x1 सेंटीमीटर का घर्षण निष्कर्ष बताते हैं, जबकि जयपुर की रिपोर्ट ये कहती है कि यह चोट केवल एक सामान्य घर्षण नहीं बल्कि विद्युत प्रकृति की थी। उदयपुर की रिपोर्ट बताती है दाहिने पांव पर 4x0.5 सेंटीमीटर और दाहिने बड़े अंगूठे पर 1.5 सेंटीमीटर का घर्षण निष्कर्ष बताते हैं, जबकि जयपुर की रिपोर्ट ये बोलती है कि यह चोट विद्युत प्रकृति की थी, न कि सामान्य घर्षण। उदयपुर की रिपोर्ट बताती है नाखूनों की साइनोसिस पर कोई टिप्पणी नहीं, जबकि जयपुर की रिपोर्ट में नाखूनों पर साइनोसिस मौजूद होना पाया गया। उदयपुर की रिपोर्ट के अनुसार ड्यूरा मैटर पर कोई टिप्पणी नहीं, जबकि जयपुर की रिपोर्ट में सभी झिल्लियां स्वस्थ, ड्यूरा मैटर पर छोटे रक्तस्राव पाए गए। उदयपुर की रिपोर्ट के अनुसार कोई टिप्पणी नहीं, जबकि जयपुर की रिपोर्ट के अनुसार सिर की मध्य से दाहिनी ओर 5.2 सेंटीमीटर और मध्य से बाईं ओर 3.1 सेंटीमीटर की त्वचा के नीचे हेमेटोमा। उदयपुर की रिपोर्ट के अनुसार सभी चोटें पूर्व मृत्यु की और कुंद वस्तु के आघात से हुई, जबकि जयपुर की रिपोर्ट बताती है दाहिने पांव के ऊपरी भाग पर 2.5 सेंटीमीटर की घाव, बीच में सफेद क्षेत्र, लाल भूरे रंग में सूखा होना। उदयपुर की रिपोर्ट के अनुसार कोई टिप्पणी नहीं, जबकि जयपुर की रिपोर्ट के अनुसार दाहिने मध्य अंगुली के सिरे पर 0.2 सेंटीमीटर का घाव,
व रंग परिवर्तन। उदयपुर रिपोर्ट के अनुसार कोई टिप्पणी नहीं, जबकि जयपुर की रिपोर्ट के अनुसार दाहिने ऊपरी भुजा के ऊपरी तीसरे भाग पर 2 सुई के सिर के आकार के नीले धब्बे। उदयपुर की रिपोर्ट के अनुसार कोई टिप्पणी नहीं, जबकि जयपुर की रिपोर्ट के अनुसार बाईं ऊपरी भुजा के मध्य 2/3 भाग पर 4.2 सेंटीमीटर से लेकर 0.2 सेंटीमीटर तक के कई नीले धब्बे पाए गए। तो डॉक्टर हितेश जी शर्मा हमारे साथ हैं, जो जनरल सेक्रेटरी हैं उदयपुर रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के। सर, सबसे पहले तो आप बताएं कि जिस तरह का घटनाक्रम आरएनटी मेडिकल कॉलेज में अंजाम लेता है और एक युवा डॉक्टर साथी डॉक्टर रवि शर्मा को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ती है इस लापरवाही के आगे, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, जैसे सबको पता है आज हमारा 6ठा दिन है हड़ताल का। एक युवा साथी हमारे साथ इस तरह से आकस्मिक चला जाता है और सबसे बड़ी बात है कि उनकी जो मृत्यु है, हम जब पहले दिन से ये कहते हैं कि करंट लगने की वजह से हुई है। साक्ष्य मौजूद थे वहाँ पे, लोग जो थे उनको जो उनको लेके गए हैं वहाँ से, उनको जो प्राइमा फेशियल जगह है उससे लेके गए हैं, वहाँ पे साक्ष्य मौजूद है। सब बच्चे कह रहे हैं, हमने पहले भी कंप्लेन भी दी कि वहाँ पे करंट लगता है, आता है, कह भी रहे हैं, लिखित में भी दी है। इसके बावजूद पहले दिन से प्रशासन मना करता था। पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है, वाकई में लिखित में पहले कंप्लेन दी गई? बिल्कुल दी गई थी, हमारे तरफ लिखित में कंप्लेन दी गई है। हमने वो भी प्रशासन को दे दी है, चाहे वो यहाँ पे हमारे कॉलेज प्रशासन को भी दे दी है। हमने जो हमारे कलेक्टर साहब हैं उनको भी हमने दे दी है जी। हमने क्या क्या लिखित में हमारी कंप्लेन की है, ठीक है। उसके अलावा क्या इसमें जब पहले दिन से वो नकारा पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम में क्यों सही रिपोर्ट नहीं बताएगी मुझे इसका नहीं पता, किसी दवाओं में नहीं बनाएगी, खुद ने नहीं बनाई, वो एक इंक्वायरी का मैटर है जो प्रशासन तय करेगा। लेकिन ये जो जब दोबारा पोस्टमार्टम हुआ और उसमें ये लिखा गया कि हाँ ये लगता है कि ये घाव करंट लगने की वजह से हैं और एक नहीं दो घाव बताए गए, तो ये कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करते हैं कि आखिर क्यों ये जब सब चीज़ें हुई क्यों तथ्य छुपाए गए। जो चीज़ें पहले दिन दूसरे दिन सॉल्व की जा सकती थी, समझाइश से भी की जा सकती थी, तो यहाँ तक हम क्यों पहुँचे, ये प्रशासन को सोचना पड़ेगा। प्रशासन को ये भी सोचना पड़ेगा, प्रशासन को ये भी सोचना पड़ेगा कि इसे जल्दी से जल्दी इस चीज़ को हम अपनी गलती मान के और जो भी हमारी मांगे उनकी पूरी करें, नहीं तो ये जो आंदोलन है बहुत बड़ा आंदोलन बनेगा, प्रदेशव्यापी आंदोलन बनेगा। मेरा एक प्रश्न है आपसे कि आप स्वयं भी एक डॉक्टर हैं और आप बताएं कि क्या वाकई में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फेरबदल संभव है? जी बिल्कुल, मैं खुद डॉक्टर हूँ। मैं शायद इस घटना से पहले मैं भी ये मानता था कि इस तरह से फेरबदल संभव नहीं है, जो चीज़ लिखा जाता है वही होता है। लेकिन इस घटना के बाद मैं अब इस चीज़ को कैसे डिनाई करूँ, मैं खुद भी डिनाई नहीं कर सकता कि हाँ पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदली जा सकती है और बदली गई है। कहीं ना कहीं जो हमारे यहाँ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी वो कुछ और है और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई SMS से गई है वो कुछ और है। इन दोनों में से मतलब अब दो हैं, दो में से सही किसको माना जाए? बिल्कुल, हम तो कह ही रहे ना करंट लगने से हुई, तो हम तो जो SMS से हुई उसको हम सही मान रहे हैं कि करंट लगने से मृत्यु हुई है। तो बिल्कुल जो SMS से आई है बिल्कुल एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई है, स्टेट लेवल ने ये कमेटी डिसाइड करी है, तो बिल्कुल जो SMS ने जो रिपोर्ट दी हम उसे सही मान रहे हैं जी। तो सेकंड वाली रिपोर्ट के अंदर आपका जो पैनल था उसमें से डॉक्टर प्रशांत भी अंदर मौजूद थे? बिल्कुल वो मौजूद थे, वो खड़े रहे थे, वो जो प्रोसेस है उसमें नहीं थे, वो सिर्फ दूर बैठ के उन्होंने सारी प्रोसेसिंग को देखा है, पूरी प्रोसेस की जो है वीडियोग्राफी हुई है, वो बिल्कुल मौजूद थे। आप लोगों का ये जो आंदोलन है उसके पीछे वजह ये रही कि भाई आपकी मांगे जो थी, मांगों में से अधिकांश मांगे तो आपकी मान ली गई है? हमारा आंदोलन मांगों के लिए नहीं है, हमारा आंदोलन सिर्फ न्याय के लिए है जी, सिर्फ उसको न्याय दिया। हमने एक बार बताओ हमने क्या मांगा, हमने क्या ये मांगा कि हमने कोई वाटर कूलर लगा दो, हमने मांगा कंपनसेशन लगा दो, आपने कंपनसेशन मांगा। कंपनसेशन आपके लिए डीएम सर ने लिख के दिया है कि भाई मैक्सिमम कंपनसेशन इनको दिलाया जाए। लेकिन डीएम सर ने उसमें एक बात और कही है, मैक्सिमम कंपनसेशन उन्होंने खुद ने कहा है कि वो तब डिसाइड हो पाएगा जब ये रिपोर्ट जब आ जाएगी कि जो लापरवाही हुई है, जो मौत हुई है वो प्रशासन की लापरवाही से हुई है। अच्छा, बिल्कुल। उन्होंने साथ में आप लोगों की जो मांग थी कि भाई डॉक्टर रवि शर्मा की जो वाइफ हैं जो विडो हो चुकी हैं, उनकी नौकरी के लिए बात की गई थी, उनकी नौकरी के लिए भी डीएम सर ने आपको आश्वस्त किया है महीने भर के भीतर इस पर काम करूंगा? नहीं, बिल्कुल डीएम सर ने आश्वस्त किया है, लेकिन देखो वो तो वैसे भी, क्योंकि डॉक्टर रवि शर्मा जी सरकारी नौकरी में थे, वो एज ए मेडिकल ऑफिसर पोस्टेड थे और गजेटेड ऑफिसर थे, तो वो तो जो गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए हुए हैं, किसी भी सरकारी कर्मचारी की यदि मृत्यु होती है तो जो उसको डिपेंडेंट होता है, वो उनकी वाइफ हो या उनके बच्चे हो, तो उनको नौकरी दी जाती है। तो वो तो सरकार वो तो होनी थी। हाँ, डीएम सर ने ये बोला कि जो भी प्रोसेस होता है उसको थोड़ा वो फास्ट कराएंगे, वो कोशिश करेंगे इस चीज़ को जल्दी से जल्दी हो जाए जी। हाँ, फिर अब क्या मांग है, अब और क्या चाहते हैं आप?
मैं यही तो कह रहा हूँ, हमारे सिर्फ 2 ही मांगे हैं, हम तो कुछ ज़्यादा मांगों में हम गए नहीं, हमने हमारे लिए कुछ नहीं मांगा है कि हमें ये दे दो, हमें एसी लगा दो, हमारे लिए आराम की चीज़ें बना दो, हमें हमारे जो नौकरी घंटे, हम 18-24 घंटे ड्यूटी करते हैं, हमारी ड्यूटी के घंटे कम कर दो, या हमें छुट्टियाँ नहीं मिलती, हम छुट्टियाँ हम कुछ भी हमारे लिए नहीं चाहते। हम चाहते जो मृतक है किसकी वजह से मृत्यु हुई है, जो लोग इससे इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, वो इस्तीफा दें और मुआवजा मिले। फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार क्यों नहीं कर रहे हैं? वो रिपोर्ट हमें नहीं पता ना कितने दिन में आएगी, क्या हम उसके लिए इंतजार कर सकते हैं? तो ये तो हम न्याय के लिए क्या हम 10, 15, 20, 2 महीने 6 महीने जो आती है, हमने पूछा भी है, कई बार रिपोर्ट 3 महीने से आती है, तो क्या हम तब तक इंतजार करें? हम क्या आप बताइए, क्या आपका अगर कोई परिजन होता, क्या आप तब तक इंतजार करते हैं? मैं आपसे पूछता हूँ रिपोर्ट के बिना, फोरेंसिक रिपोर्ट के बिना हम सत्य पर कैसे जा सकते हैं? मैं आपसे पूछता हूँ, आपका कोई परिजन होता है भाई? मैं तो आपको कह रहा हूँ, मेरा भी परिजन होता। बिल्कुल। जयपुर से अगर रिपोर्ट, आपकी जो टीम आई थी उसमें भी ये साफ लिखा हुआ है कि भाई फोरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर ही फाइनल नहीं, उसमें आपने निकाला जाएगा। गलत समझा है। जो आपके प्रिंसिपल सर ने हमें बात बताई, उस आधार पर मैं आपको गलत, अभी भी गलत इंटरप्रिटेशन है। शायद हमने जो दोनों पीएम रिपोर्ट है पब्लिक फॉरम में है, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप मेडिकल फील्ड से नहीं, तो हमने उसके लिए पॉइंट वाइज बिंदुवार बनाए हैं कि क्या पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दिया गया या नहीं दिया गया, और उसके अलावा क्या क्या दूसरे में दिया गया, और जो दूसरे में क्या दिया गया जो पहले में दिया गया। तो हमने वो बिल्कुल पब्लिक फॉरम में, आप पढ़िए, आप उसको आप पढ़ेंगे, आप समझ जाएंगे कि दूसरी रिपोर्ट पढ़ते ही समझ में आ रहा है कि ये जो मृत्यु हुई है करंट लगने से हुई है, ठीक है। पहली रिपोर्ट आप मेडिकल फील्ड में इसी में नहीं, किसी भी चीज़ में जाएंगे, फाइनल कंक्लूजन आप बिना बायोप्सी के, चाहे हम जीवित में भी, हम कई बार जो बोलते हैं, हम जब कैंसर के रोगी के होते हैं, अगर हमें डायग्नोसिस करना होता है, तब भी हम ये बोलते हैं फाइनल रिपोर्ट बायोप्सी के बाद बताइए। लेकिन हम लक्षण देख के बता सकते हैं कि ये, स्टार्टिंग की जो रिपोर्ट से उनसे बता सकते हैं कि अब ये इसको यही है। मतलब आपका ये दावा है कि जिंदगी की आखिरी सच्चाई जो है वो भी झूठी बताई गई? आखिरी सच्चाई मतलब हाँ बिल्कुल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो थी वो बिल्कुल यहाँ पे जो बनाएंगे वो झूठी बनाएंगे जी। तो ऐसे बहुत सारे केस होते होंगे जिसमें आप तो चलो डॉक्टर हो, आप इस सारी चीज़ों को जानते पहचानते हो, और डॉक्टर ने ही डॉक्टर की झूठी रिपोर्ट बनाई, तो आम जन कितना ठगा जाता होगा? मैं बिल्कुल, देखो मैं ये नहीं कमेंट नहीं कर सकता पहले क्या बनाएंगे, कितनी बनाएंगे, क्यों बनाएंगे, या झूठी बनाएंगी या नहीं बनाएंगी, क्योंकि मैं उस डिपार्टमेंट से बिलोंग भी नहीं करता हूँ, मैं उस डिपार्टमेंट में नहीं हूँ। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं ठगा सा तो बिल्कुल फील होता है, हम सभी को भी ठगा सा फील होता है, और उसी तरह से आम जनता है वो भी वहीं पर आती है, तो उसे भी ठगा सा फील होना लाजमी। जी। अब एक क्योंकि रवि जी अब हमारे बीच में नहीं, उनकी सिर्फ यादें हमारे बीच में हैं, पर ऐसे में बहुत सारे रवि जो हैं आज भी हॉस्पिटल में एडमिट हैं, और रेजिडेंट डॉक्टर ना होने की वजह से रोज़ कितनी ही जाने जा रही हैं। ऐसे में उस घड़ी को लेकर क्या कहेंगे? नहीं, जो क्षण है इसको नहीं, ये गलत है कि हम रेजिडेंट डॉक्टर के नहीं होने की वजह से जाने जा रही हैं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने कोशिश करी है, बड़े से डॉक्टर्स हैं, हम लोग सिर्फ यहाँ पे सीखने आते हैं, करने आते हैं। हाँ, नो डाउट हमारे होने से चीज़ें आसान होती हैं, हम बहुत व्यापक लेवल पे काम करते हैं, 18 घंटे 36 घंटे लगे रहते हैं। और फिर मैं क्लियर कर रहा हूँ, हम तो चाहते ही नहीं है, हम वही काम करना चाहते हैं जो हम करने आए हैं, हम जो यहाँ सीखने आए हैं। हमें मरीज, हम, क्योंकि हमारे लिए मरीज ही भगवान है, हम उनकी सेवा करना चाहते हैं, उन्हें ठीक करना चाहते हैं। यहाँ मौजूद एक भी जना, आप चाहे किसी से ही पूछ सकते हैं, वो चाहता ही नहीं स्ट्राइक पे बैठना, और हम काम करना चाहते हैं। तो हम यही कहते कह रहे हैं, हमें बातें मांग रहे प्रशासन, हम बिल्कुल जिस समय मांगेंगे उसी क्षण से हम वापस काम करने चले जाएंगे, हम यही कहते हैं। डॉक्टर विपिन माथुर जी का स्पष्ट कहना है कि अगर FSL रिपोर्ट में जो भी निर्णय आएगा वो मेरे को क्या सभी को मान्य होगा। ऐसे में अगर जो भी व्यक्ति दोषी होगा उसे सजा मिल जाएगी। नहीं तो वही तो मैं आपको कह रहा हूँ सर, FSL रिपोर्ट कब आएगी? 10 दिन में आएगी, उन्होंने 2 सप्ताह का महीना में, ये तो हम कभी सकते हैं 2 सप्ताह में आएगी, क्या हमेशा 2 सप्ताह में ही? अभी ये भी तो सवाल करिए कि सर पहले सप्ताह जो आपने रिपोर्ट भेजी गई है, क्या 2 सप्ताह में आएंगी? क्या नहीं आएंगी? मैं बताता हूँ, बहुत लेट आती है, महीनों भी लगते हैं, 3 महीने भी लगते हैं, 6 महीने भी लगते हैं जी, ठीक है। तो हम न्याय के लिए हम तब तक वेट नहीं कर सकते, क्योंकि चीज़ें दिख रही हैं, प्राइमरी जब चीज़ें दिख रही हैं, सब कुछ है, ठीक है। अगर मानते हैं अगर रिपोर्ट आएगी, हम डॉक्टर और सीनियर डॉक्टरों के बीच में भी एक टकराव जैसी स्थिति? नहीं, बिल्कुल, मैं फिर गलत परसेप्शन है, मैं आपको भी इसलिए माध्यम से, आपके माध्यम से ही, डॉक्टर ने ये कहा कि अगर इस्तीफा विपिन माथुर साहब का लिया जाता है तो हम सब सामूहिक इस्तीफा देंगे। वो सर उनका जो भी व्यक्तित्व है, बिल्कुल वो भी सलाखों में, वो अपनी वो भी फ्री हैं, वो जो भी कहना चाहें करना चाहें। मैं आपको फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, हमारा किसी तरह का टकराव हमारे सीनियर डॉक्टर से नहीं है, वो हमारे गुरुजन हैं, सम्मानीय थे, हैं और रहेंगे। जल्दी खत्म होगा, उम्मीद है जल्दी प्रशासन हमें बात सुनेगा और जल्दी खत्म होगा। तो हमारा उनसे कोई टकराव नहीं है, हम बिल्कुल उनसे ही शिष्य हैं और उनसे ही सीख के हम आगे बढ़ेंगे। हम जिंदगी में जो आगे जाके काम करेंगे उनसे सीख के करेंगे। तो हमारा बिल्कुल डॉक्टर से, हमारे सीनियर डॉक्टर कोई टकराव नहीं है। हमारा जो टकराव है सिर्फ एक पोस्ट से है, हमारा टकराव प्रशासन से, हमारा सीनियर डॉक्टर से कोई भी टकराव नहीं है। स्थानीय स्तर पर हुआ पोस्टमार्टम कुछ और कहता है और राजधानी से आई जांच टीम की रिपोर्ट कुछ और। ये फर्क सिर्फ एक रिपोर्ट का नहीं था, ये फर्क था सच और सिस्टम के बीच खाई का। डॉक्टर रवि शर्मा अब पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं। उनके साथी डॉक्टर
डॉक्टर जिम्मेदारों के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, पर सवाल यह है क्या इस्तीफे से रवि लौट आएंगे? सोचिए, एक गलत रिपोर्ट ने पूरी डॉक्टर्स कम्युनिटी को हिला कर रख दिया। सवाल है ऐसी कितनी रिपोर्टें हर दिन बनती है? कितने परिवार होंगे जिन्हें कभी यह पता ही नहीं चला कि उनके अपने की मौत आखिर कैसे हुई है? अब वक्त है उस सिस्टम को बदलने का जो मौत के बाद भी सच्चाई छुपा लेता है, वरना अगली बार फिर कोई मां बेटे की तस्वीर सीने से लगाए थाने, कलेक्ट्री और कोर्ट के चक्कर काटती रहेगी और हम सिर्फ संवेदनाएं की खबरें पढ़ते रहेंगे। इसलिए रवि को सिर्फ श्रद्धांजलि मत दीजिए, उसे एक चेतावनी बनाइए, एक बदलाव की शुरुआत कीजिए। जय हिंद, जय विज्ञान, जय मेवाड़।